आज भी याद है मुझे वो दूर गूंजता ट्रेन का हॉर्न, जो आज भी मुझे अपनी ओर खींचता है और जिसमें मुझे अपना भविष्य नजर आता है। और सच कहूं तो अब वही मेरा जुनून है, वही मेरी जिद है और वही मेरा सपना। तो आपकी इसी जिद जुनून और आपके सपने को पूरा करने के लिए हमेशा की तरह एक बार फिर आपके साथ खड़ा है आपका अपना एसएससी मेकर परिवार, जिसने सपने देखने वाले लाखों बच्चों के सपनों को अपना सपना माना और पूरी जान झोंककर उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचाया। तो यदि आप में भी है वही जिद और वही जुनून, तो हम हैं आपके साथ। रेलवे में एएलपी तथा टेक्नीशियन बनने का सपना देख रहे विद्यार्थियों के लिए एसएससी मेकर लेकर आया है पायलट बैच, जिसे बेहतरीन अनुभवी अध्यापकों की टीम ने मुख्य रूप से रेलवे एएलपी तथा टेक्नीशियन के एग्जाम के लिए तैयार किया है। तो देरी किस बात की, आज ही ज्वाइन करें हमारा पायलट बैच और अपने सिलेक्शन की जिम्मेदारी हमें सौंप दे। पायलट बैच ज्वाइन करने के लिए डाउनलोड करें एसएससी मेकर ऐप और दिए गए नंबर पर कॉल करें। नमस्कार साथियों, मैं जोगिंद्र सिंह स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एसएससी मेकर पर। देखो, सिंधु सभ्यता के बाद जो अगला चरण आया भारतीय संस्कृति में, देखो मैंने तुम्हें बताया था कि इतिहास तीन तरह के हैं। एक है आपका प्रागैतिहासिक वो हिस्सा जहां पर ना लिपि थी और ना ही किसी भी तरह की लिपि वगैरह, जहां ना तो उसकी लिपि है ना वो पढ़ी गई। जब लिपि नहीं तो पढ़ी की जाएगी, वो है आपका प्रागैतिहासिक काल, जैसे आपका पुरा पाषाण काल हो गया, मध्य पाषाण काल हो गया। दूसरा है आपका आद्य ऐतिहासिक काल, जिसमें आपका वो इतिहास आता है जिसकी लिपि तो मौजूद है पर उसे पढ़ा नहीं गया है। जैसे सिंधु सभ्यता की लिपि मौजूद है पर उसे पढ़ा नहीं गया है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका ऐतिहासिक काल, जिसमें लिपि भी है और उसे पढ़ा भी जा सकता है, ठीक है। ये क्या है? ये होता है आपका ऐतिहासिक काल, ठीक है। तो अब हम ऐतिहासिक काल में आ गए और ऐतिहासिक काल में जिस चीज को हम पढ़ने वाले हैं वो है वैदिक काल। कौन सा? वैदिक काल। देखो, वैदिक काल को ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में, जो पूर्व वैदिक काल है उसे ऋग्वैदिक काल या वैदिक पूर्व वैदिक काल कह देते हैं। उसके बाद जैसे जैसे जो समय है गुजरता गया, धर्म में जो मान्यताएं हैं उनमें रिजिडिटी या कठोरता आती गई। जैसे जैसे ये कठोरता आई वैसे वैसे आगे चल के ये रिजिड हुआ, मजबूत हुआ मतलब परंपरा में मजबूत हुआ। मतलब लोगों की स्वतंत्रता देखी जाए तो छिन्नी सी शुरू हो गई। जो जाति थी वो जन्म पर आधारित हो गई। महिलाएं घर से बाहर नहीं जा सकती थी। जो महिलाओं को पहले यज्ञ में बैठने की अनुमति थी वो बाद में बैठ नहीं सकती थी। ये सभी आपका हुआ उत्तर वैदिक काल में, ठीक है। सबसे पहले इसमें क्या देखेंगे? सबसे पहले इसका है ऋग्वैदिक काल। सबसे पहला क्या है? सबसे पहला है ऋग्वैदिक काल। इसका समय काल देखा जाए तो कितना है? इसका समय काल है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। कितना? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, ठीक। ये याद रखना। चलिए, अच्छा, अगर मैं बात करूं एक मिनट, हाँ चलो देखते हैं। ऋग्वैदिक काल की जो अगर मैं बात करूं, अगर इसका भौगोलिक क्षेत्र देखा जाए, नक्शे पे, मैप पे देखा जाए, तो कौन सा वह एरिया है जिसमें ऋग्वैदिक काल का जन्म हुआ या ऋग्वैदिक काल का जो समय काल था वो किस एरिया की बात कर रहा है? तो ये जो एरिया, जो क्षेत्र है इसका, ये कौन सा है? ये है आपका, अगर मैं देखूं इसका भौगोलिक क्षेत्र, तो भौगोलिक क्षेत्र क्या है इसका? ये है सप्त सैंधव। क्या है? ये है सप्त सैंधव, ये याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, ऋग्वेद के जो ऋग्वेद है, ऋग्वैदिक काल जो है उसे ऋग्वेद का काल कहते हैं। ऋग्वेद में कुछ नदियों का जिक्र है। देखो, वैसे जिक्र तो बहुत सी चीजों का है, लेकिन अभी फिलहाल हम इसके आगे पढ़ेंगे उन सब चीजों को, सामाजिक सुधार वगैरह, सामाजिक व्यवस्था जब पढ़ेंगे तब। इसमें जो है हम देखते हैं प्रमुख नदियां और उन नदियों के जो प्राचीन नाम थे वो, ठीक, जो ऋग्वैदिक काल में जिनका जिक्र है, ठीक।
क्या लिखूं, प्राचीन नदी, और ये इनके वर्तमान नाम। ठीक है। अच्छा, जिसमें सबसे पहला है झेलम। सबसे पहला क्या है? सबसे पहला है झेलम, और इसका जो वर्तमान सबसे पहला है बितस्ता। बितस्ता नदी का जिक्र मिलता है, जिसका वर्तमान नाम है झेलम। क्या नाम है? जिसका वर्तमान नाम है झेलम नदी, ये याद रखिएगा। ठीक है। दूसरा है आपका अस्किनी। ठीक, और जो अस्किनी है इसका जो वर्तमान नाम है ये है चिनाब। ठीक, इसके अलावा है आपका बिपाशा, जो नदी आज वर्तमान में कहलाती है ब्यास नदी। क्या कहलाती है? वर्तमान में कहलाती है ब्यास नदी। ठीक है। इसके अलावा एक है आपकी परुष्णी। कौन सी नदी? यह है आपकी परुष्णी नदी, और जिसका वर्तमान नाम है रावी। क्या है? जिसका वर्तमान है आपका रावी, ये याद रखिएगा। ठीक है। इसके अलावा एक है सुतुद्री। ठीक, सुतुद्री जो है इसका वर्तमान नाम है सतलज। क्या है? इसका वर्तमान नाम है सतलज। वहीं एक नदी है आपकी कालिंदी, जिसको वर्तमान में कहा जाता है यमुना। वर्तमान में क्या कहते हैं? वर्तमान में जिसे कहते हैं यमुना नदी। ठीक है, तो यह याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं वैदिक काल में उसकी व्यवस्था के बारे में, कि कौन सी या किस तरह की व्यवस्था जो है यह वैदिक काल के समय पर थी, और बाद में जो है किस तरह से इसमें चेंज हुआ उत्तर वैदिक काल में, उसे हम देखेंगे। ठीक है। सबसे पहले हम समाज के बारे में देखते हैं, तो सामाजिक व्यवस्था देखते हैं। कैसी थी सामाजिक व्यवस्था? क्या था सामाजिक व्यवस्था में? तो याद रखिएगा, इस समय जो समाज का आधार था वो था परिवार। इस समय जो समाज का आधार था वो क्या था? ये था परिवार। ठीक है, ये याद रखिएगा। महिलाओं की स्थिति कैसी थी? महिलाओं की स्थिति सम्मानजनक थी। सम्माननीय। क्या है? महिलाओं की स्थिति सम्माननीय थी। ऐसे में इसके साथ हम कैसे कह सकते हैं ये थी, क्योंकि हम यहां पर बहुत सी विदुषी महिला जो महिलाएं हैं उन्हें हम देखते हैं। यहां पर कौन? विदुषी महिलाओं का जो है, इन्हें हम यहां पर देखते हैं, हमें देखने को मिलती हैं विदुषी महिलाएं, जिनमें से कौन कौन सी हैं? जिनमें से एक है आपकी गार्गी, है ना, एक है आपकी याज्ञवल्क्य थे, गार्गी, अपाला। कौन सी? एक है गार्गी, एक आपको याद रखना है अपाला, एक है मुद्रा घोषा। छोड़ो, मुद्रा घोषा। ये क्या है? ये महिलाओं के नाम में, जो ऋग्वेद के समय पर विदुषी या विद्वान महिला थी, है ना, उन्हें बोलते हैं विदुषी। गार्गी, अपाला, और एक है विश्वारा। क्या नाम है? एक का नाम है विश्वारा। ठीक है, और भी हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। कौन? गार्गी, अपाला, मुद्रा घोषा और विश्वारा। ठीक, अच्छा, याद रखिएगा। यहां नियोग प्रथा मतलब तलाक, मतलब अगर कोई पत्नी अपने पति से चाहे तो तलाक ले सकती है। नियोग प्रथा का क्या था? नियोग प्रथा का प्रचलन था। यहां नियोग प्रथा का क्या था? नियोग प्रथा का प्रचलन देखने को मिलता है, ये याद रखिएगा। इसके अलावा यहां क्या मिलता है? तो याद रखिएगा, यहां पर सभा, समिति और गढ़, ऐसी कुछ समितियां देखने को मिलती हैं जो राजा पर नियंत्रण रखती थी। ठीक है, तो याद रखिएगा क्या है? सभा, समिति, गढ़
बा बिदत, गढ़ बा बिदत। में महिलाओं को क्या क्या है, जो सभा थी ऋग्वेदिक काल में, सभा थी, समिति थी, गढ़ था, बिदत था, ये समितियां थी। इन समितियों में महिलाएं भी भाग ले सकती थी, ये था। इसमें क्या था, इसमें महिलाएं भी जो हैं ये भाग ले सकती थी, ये याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा याद रखिएगा जो ये जो समय था समाजवाद का, इसमें कुछ शस्त्र वगैरह प्रयोग होते, तो प्रयोग होने वाले शस्त्र कौन से थे, प्रयोग होने वाले शस्त्र ये कौन कौन से थे, तो देखो शस्त्र, वस्त्र, क्या बोल रहा हूं मैं, वस्त्र पहनने वाले है ना, निसी और वो सब, हाँ वस्त्र। इनमें जो वस्त्र प्रयोग होते थे उनमें कुछ प्रकार थे, जैसे कमर के ऊपर, कमर के नीचे, ऐसे ही, तो उनको देखते हैं, ठीक है। जैसे कमर से नीचे पहने जाने वाले, कमर से नीचे पहने जाने वाले वस्त्र, कमर से नीचे पहने जाने वाले वस्त्र क्या थे, तो इन्हें कहा जाता था आपका नीति, नीति, नीबी, नीति, नीबी, 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 ठीक, क्या कहते थे, इन्हें कहा जाता था नीबी, ये याद रखिएगा। अच्छा, इसके अलावा कमर के ऊपर, कमर से ऊपर पहने जाने वाले वस्त्रों को क्या कहते थे, उन्हें कहते थे वाशस, वाशस, क्या बोलते थे, उन्हें बोलते थे वाशस, ये याद रखिएगा, न्यूई और वाशस, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक तो होता था आपका जो जैसे नहीं चादर की तरह लपेट लेते थे, आपने सिंधु सभ्यता में आपने देखा होगा कि एक ब्राह्मण की मूर्ति मिली है जो चादर लपेटे हुए है ना, तो जो चादर लपेटे हुए है उसे बोलते हैं अधिवासस, ठीक है। चादर की तरह ऊपरी वस्त्र, चादर की तरह जो ऊपरी वस्त्र है उसे बोलते हैं आपका क्या, अधिवासस, अधिवासस, क्या बोलते हैं उसे, कहा जाता है आपका अधिवासस, तो ये याद रखिएगा, ठीक। ये क्या हो गया, ये तो हो गया आपका समाज, कि समाज उस समय किस प्रकार का था, जो वर्क कर रहा था, कब, ऋग्वेद में। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, इसलिए मैंने ये बताया, ठीक है। इसके अलावा आपका अब देखते हैं हम राजनीतिक व्यवस्था, उस समय की राजनीति कैसी थी, है ना। तो राजनीति में जो लोग थे वो क्या करते थे, अगर देखा जाए तो ये पशुचारी लोग थे, क्या थे, पशुचारी, ठीक, पशुओं को चराने वाले ये लोग थे, ये याद रखना। अच्छा, इसके अलावा बात की जाए तो इस समय पर ऐसी कोई भी राजनीतिक संरचना विकसित नहीं थी, जो आप 16 महाजनपदों में देखते हैं उस तरह की, या वर्तमान में जो देख रहा है उस तरह की कोई भी राजनीतिक व्यवस्था उस समय प्रचलन में नहीं थी, ठीक है। राजनीतिक संरचना विकसित नहीं, ठीक, ये याद रखना। अच्छा, इसके अलावा क्या था, तो याद रखिएगा जो राजतंत्र था या जो भी राजनीति थी वो क्या थी, वो दलीय मुखिया की तरह थी, लोग सब जो है मिलके एक मुखिया को चुन लेंगे, ठीक है। तो इसे क्या कह सकते हैं, जनजातीय मुखिया तंत्र की तरह राजतंत्र, ये कह सकते हैं, हाँ, मुखिया तंत्र की तरह राजतंत्र था। जो राजतंत्र था वो मुखिया जैसा था कि सब मिलके एक मुखिया चुनेंगे और वही जो उनका राजा होगा वही उन्हें युद्ध वगैरह में क्या करेगा, लीड करेगा या उनका नेतृत्व करेगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर देखा जाए जो जनजातीय मुखिया हुआ करता था उसे क्या कहते थे, जो जनजातीय मुखिया हुआ करता था ये
जो जनजातीय मुखिया हुआ करता था, इसे क्या कहते थे? याद रखिएगा, इसे कहा जाता था राजन। क्या बोलते थे? इसे कहा जाता था राजन। ठीक है, मतलब लोगों का राजा। ठीक, राजन। ठीक है, अच्छा आगे याद रखिएगा, ऋग वैदिक काल में लोहे की खोज नहीं हुई है, बल्कि पूर्व उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हुई है। मतलब ऋग वैदिक काल के अंत में, ऋग वैदिक काल जब खत्म हो रहा था उसके अंत में लोहे की खोज हुई है। ठीक है, तो याद रखिएगा लोहे की खोज काल के अंत में, है ना। लोहे की खोज जो है ये काल के अंत में हुई, यानी कि यही वजह है। देखो, जब लोहे का विकास हुआ ना, जब लोहे की खोज हुई, उसके बाद कृषि जो है उसमें उन्नति होना शुरू हुई थी। जैसे उत्तर वैदिक काल देखोगे तो वहां कृषि आपको देखने को मिलेगी अच्छे स्तर पर। सिंधु सभ्यता में लोहे की खोज नहीं थी, तो आपने देखा होगा कि वहां कृषि हो रही है, पर बड़े पैमाने पर नहीं हो रही है। वहां लोग व्यापार में ज्यादा बिलीव रखते हैं, उनकी जो जन अर्थव्यवस्था थी वो व्यापारिक थी। वैदिक काल के जो लोग थे, इनकी जो अर्थव्यवस्था थी ये कृषि से रिलेटेड थी। लेकिन कृषि में भी पहले ऋग्वैदिक काल उतना आगे नहीं था जितना उत्तर वैदिक काल आगे हुआ, और वो हुआ लोहे की खोज के कारण। किसके? लोहे के खोज के कारण, ये याद रखिएगा। ठीक है, अंत में ही अतः कह सकता हूं मैं कि कृषि, ठीक है, कृषि जो है प्रमुख व्यवसाय नहीं थी। कृषि प्रमुख व्यवसाय नहीं थी, ये याद रखना। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा याद रखिएगा जो भी क्षेत्र थे जहां लोग रह रहे थे, वो सभी क्षेत्र कबीलों में बटे हुए थे। किसमें? ये जितने भी क्षेत्र थे, जो भी जगह थी, ये सभी कबीले में बटे हुए थे हड़प्पा सभ्यता के बाद। देखो, हड़प्पा जो सभ्यता है वो शहरी सभ्यता है, शहर, और जो वैदिक काल है वो नगरीय सभ्यता, सॉरी ग्रामीण सभ्यता है। सिंधु सभ्यता क्या है? शहरी या नगरीय, ये है ग्रामीण। ठीक, अच्छा, संपूर्ण जो क्षेत्र थे क्या थे? ये कबीलों में विकसित थे। कबीलों के रूप में क्या थे? कबीलों के रूप में विकसित थे। इनमें से जो प्रमुख कबीले थे उनका नाम क्या है? एक का नाम है भरत, एक कबीला है पुरु। क्या है? एक का नाम है भरत, एक का नाम है पुरु, और एक है आपका त्रिशु, इटीसी। ये तीन प्रमुख हैं। ठीक है, ये तीन क्या है? ये तीन प्रमुख कबीले हैं, है ना। जो कबीले बटे हुए थे उनमें प्रमुख कबीले ये तीन हैं, भरत, पुरु और त्रिशु। ठीक, तो ये याद रखिएगा। अच्छा, ऋग्वैदिक काल जो है, इसकी जानकारी का स्रोत क्या है? खुदाई वगैरह के अलावा तो इनकी जानकारी का जो स्रोत है वो है ऋग्वैदिक काल। क्या है? ऋग्वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल में एक अध्याय है। ऋग्वैदिक काल में क्या है? ऋग्वैदिक काल में एक अध्याय है या एक मंडल कहूं, जिसमें दशराग युद्ध का वर्णन है। तो याद रखिएगा, ऋग्वेद के 7वें मंडल में, ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराग का युद्ध, दशराग के युद्ध का वर्णन मिलता है। ठीक है, अच्छा, अगर मैं बात करूं दशराग के युद्ध की, किसकी? अगर मैं बात करूं दशराग के युद्ध की, तो ये किस नदी के किनारे हुआ है? ये हुआ है परुष्णी नदी के किनारे। परुष्णी नदी का प्राचीन नाम क्या है मैंने बता दिया है। ठीक है, किस किस के बीच में हुआ है? ये हुआ है सुदास और दशराज्य। मतलब एक तरफ से दशराज, आर्य और अनार्य दोनों, एक तरफ से सुदास, यहां भी थे आर्य और अनार्य दोनों। अगर मैं इन 10 राज्यों को गिनूं कि ये 10 राज्य कौन कौन से थे, यहां मैं स्टार लगा देता हूं। वैसे पूछेगा नहीं, पर कोई भरोसा नहीं, आजकल पूछ सकता है। जो 10 राज्य हैं इनमें कौन कौन से थे? इनमें याद रखिएगा, एक तो था पुरु, ठीक है, इसके अलावा एक था यदु, एक था तुर्बसा, ठीक है, इसके अलावा एक था अनु, एक था द्रयु, ठीक है,
इसके अलावा एक और नाम था, क्या नाम था उसका, अलिना, एलिना बोल रहा था मैं, अलिना, क्या है, अलिना। ठीक है, पुरु, यदु, तुर्वासा, अनु, द्रव, अलिना। इसके अलावा एक आपका हो जाएगा बिशानिन, क्या है, इसके अलावा एक हो जाएगा आपका बिसानिन। ठीक है, एक हो जाएगा शिव, एक क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा शिव, एक है भलानस। कितने हो गए, यदु, तुर्वासा, अनु, द्रव, अलिना, बिसानिन, शिव और भलासन, 9। एक और रह गया, और एक कौन सा है, एक हो जाएगा आपका पक्था। कौन थे, पक्था। इन 10 राज्यों में हुआ है। इनमें से जो 10 राज्य हैं, है ना, इनके जो गुरु थे वो कौन थे, इनके जो गुरु थे वो थे वशिष्ठ, और जो सुदास थे इनके गुरु कौन थे, इनके गुरु थे विश्वामित्र। ये याद रखना, इनके क्या थे, इनके थे वशिष्ठ, 10 राज्य जो मिलकर आए थे ये, और इनके थे सुदास। कौन थे, सुदास। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, एक बात और बताओ, अगर देखा जाए तो जो राजनीतिक व्यवस्था में पढ़ रहे हैं, तो राजनीतिक व्यवस्था में एक इकाई है, जैसे हमारे यहां पे क्या है, जैसे विश्व है, विश्व में राष्ट्र है, राष्ट्र में आपका क्या है, राष्ट्र में राज्य हैं, राज्यों के अंदर मंडल है, मंडल में कुछ जिले हैं, है ना, जिले में कुछ गांव हैं, गांव में एक प्रधान है ना, या गांव है मतलब जिला है, जिला के अंदर नगर पंचायत है, नगर पंचायत के अलावा ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत में अध्यक्ष होता है, वो कई गांवों से मिलकर बनता है, तो उसके नीचे कई गांव हैं, गांव के नीचे प्रधान है। इस तरह से अगर क्रम देखें राजनीतिक व्यवस्था का या राजनीतिक इकाई का, तो वो क्या हो जाएगा, राजनीतिक इकाई अगर देखी जाए तो छोटे से बड़े की ओर चलते हैं। ठीक है, किधर से चलते हैं, छोटे से बड़े। तो सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले है कुल। ठीक है, कुल से आगे बनता है, कुल मिलकर बनाते हैं ग्राम, मतलब गांव। ठीक है, ग्राम मिलकर बनाता है बिस। ठीक है, बिस मिलकर बनाता था जन को, और जन मिलकर बनाते थे राष्ट्र को। किसे, राष्ट्र को। यह क्रम क्या है, यह जो क्रम है यह बढ़ता हुआ क्रम है। क्या है, यह जो क्रम है यह बढ़ता हुआ क्रम। ये क्या है, ये जो क्रम है आपका, ये क्या है, ये बढ़ता हुआ क्रम है। किसका, राजनीतिक इकाइयों का। किसका, राजनीतिक इकाइयों का। ये याद रखिएगा। अब चूंकि राजनीतिक इकाइयों की हम बात कर रहे हैं, और इससे पहले ऋग्वैदिक काल में अगर तुमने ध्यान दिया हो तो हमने जो है एक तरह से महिलाओं को देखा था कि गण थी, समिति थी, विदत थी, इनमें वो भाग ले सकती थी। उत्तर वैदिक काल में आते आते उन्होंने भाग लेना बंद कर दिया, या उन्हें बंद करा दिया गया, क्योंकि देखा जाए तो जो सामाजिक व्यवस्था है वो बदल गई थी। ठीक, अच्छा, अब देखते हैं। देखना यह है कि जो राजनीतिक विशेषताएं हैं, इसी में आगे है ना, तो इसके लिए अलग हेडिंग क्या बनाऊं, इसी में बनाते हैं। राजनीतिक संस्थाएं कौन कौन सी थी इसमें, राजनीतिक संस्थाएं? तो अगर देखी जाए तो सबसे पहले थी सभा। ठीक है, और सभा में कौन कौन शामिल होता था उस समय? तो सभा में उस समय शामिल होते थे उच्च वर्ग एवं इसे हम कह सकते हैं उच्च वर्ग एवं ब्राह्मणों की संस्था। ठीक, ये हम कह सकते हैं। दूसरा क्या, मैं एक साथ चारों लिख देता हूं, फिर उन्हें क्या क्या कह सकते हैं ये देख सकते हैं। सभा, सभा के बाद आता है आपका समिति, समिति के बाद आता है आपका गण, और गण के बाद आता है आपका विदत। ठीक है, क्या है, विदत। देखो, सभा और समिति दो वो हैं जिन्हें प्रजापति की क्या कहा है, पुत्री कहा गया है, सभा और समिति को। ठीक है,
समिति क्या थी? समिति याद रखिएगा ये राजा का चुनाव करती थी, राजा का चुनाव करती थी। अगर मैं गढ़ की बात करूं तो याद रखिएगा ये युद्ध में भाग लेने वाले, जो युद्ध में भाग लेते थे उनकी संस्था थी वयस्कों, युद्ध में भाग लेने वाले वयस्कों की संस्था थी गढ़। ठीक है। विदत्त क्या था? विदत्त था लूट के माल को बराबर बांटना, या बराबर उसको बांट सके ऐसी एक समिति थी जो लूट के लेके आते थे उसको बराबर सभी में बांटते थे। ठीक है। तो लूट के माल को बराबर बांटने का कार्य किसका था? बराबर बांटने का कार्य था विदत्त का। ठीक है। धर्म की स्थिति क्या थी? जो ऋग्वेद थे, ऋग्वेदिक काल जो था उस समय लोग धर्म में मानते थे। अगर मानते थे तो किस प्रकार के धर्म में मानते थे? क्या उस समय उनकी गतिविधियां थी? जैसे आज है, आज हम मूर्ति पूजा करते हैं, मंदिर जाते हैं, बहुत जगह आप देखेंगे एक ईश्वरवाद जो है उसको मानते हैं। अलग अलग प्रकार के धर्म भी हैं आज के समय में, अगर देखा जाए आधुनिक भारत में, है ना। उस समय जो था, उस समय के लोग जो है वो पूजा करते थे या नहीं करते थे? अगर करते भी थे तो किसे पूजते थे? जैसे सिंधु सभ्यता में हमने देखा था कि जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वो प्रकृति को पूजते थे। ऋग्वेद में भी ऐसा, ऋग्वेदिक काल में भी ऐसा ही है, ये भी प्रकृति की पूजा करते थे। लेकिन यहां आते आते एक चीज और है, प्रकृति पूजा के साथ साथ ये यज्ञ करते थे। मतलब जो यज्ञ वगैरह हैं जिससे कि ईश्वर प्रसन्न हो सके। ऋग्वेद में कई देवता हैं जिनमें अग्नि को जो है ईश्वर और मानव या भगवान और मानव इन दोनों के बीच की एक मध्य कड़ी माना गया है। जो अग्निदेव है या जो अग्नि है वो ईश्वर और जो मानव है इन दोनों का मेल कराने के बीच में मध्यस्थता करने वाले एक देवता के रूप में माना गया है। और यज्ञ जो है ये इसी बात को दर्शाता है। जो यज्ञ है ये भी इस समय के लोग करते थे, ये याद रखिएगा। यहां पर पशु बलि देने का अनुष्ठान था, मतलब जो पशुओं की बलि है ये दी जाती थी ताकि ईश्वर प्रसन्न हो सके। पशु बलि का क्या है? पशु बलि का अनुष्ठान है। ठीक, ये याद रखिएगा। इसके अलावा याद रखिएगा इस समय के जो लोग थे वो प्रकृतिवादी थे, मतलब प्रकृति को पूजते थे, साथ में बहुदेववादी भी थे, मतलब एक ईश्वर को नहीं मानते थे, अलग अलग ईश्वर को मानते थे। जैसे अगर आप एसएससी में करके वीडियो सेक्शन में जाएंगे तो वहां आपको ऋग्वेदिकालीन देवता की एक वीडियो मैंने बनाई है, उसे देख लीजिएगा, आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी इसकी। यहां मैं बता रहा हूं वो ये, जैसे आप नासत्य देवता को देख सकते हैं, ध्यो देवताओं को देख सकते हैं, आप यहां पर इंद्र को देख सकते हैं, यहां आप अग्नि को देख सकते हैं। इसी तरह से आप अलग अलग जो हैं उन देवताओं को इस जगह पर देख सकते हैं धर्म के मामले में। ठीक है, तो ये याद रखिएगा ये प्रकृतिवादी थे, ठीक है, और बहुदेववादी। प्रकृतिवादी थे और बहुदेववादी थे, ये याद रखिएगा। ठीक है, एक बात और याद रखिएगा, जो बहुदेववादी है इनमें जो देवता हैं किस तरह के देवताओं, जैसे स्त्री या पुरुष, इनमें किसकी प्रधानता थी? तो याद रखिएगा पुरुषों की प्रधानता थी। जो देवता थे इसमें पुरुषों की क्या थी? पुरुषों की प्रधानता थी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, पुरुषों की जगह पुरुष देवता लिख देता हूं, ज्यादा ठीक रहेगा ना। पुरुष देवताओं में प्रधान आस्था, मतलब अधिक आस्था किसमें थी? प्रधान सही रहेगा, सही है, प्रधान आस्था। अधिक आस्था किसमें थी? तो जो पुरुष देवता थे उनमें, ना कि स्त्री या देवियों में इतनी आस्था नहीं है जितनी आस्था यहां पर पुरुषों में। वहीं जब आप ऋग्वेदिक काल के जब देवता वगैरह आप देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि अच्छा जो भी देवता है वो मोस्टली क्या है? पुरुष। जिसकी ये पूजा करते थे वो कौन है? पुरुष। ठीक, तो ये याद रखिएगा। अच्छा, ऋग्वेदिक काल में अगर हम बात करें तो जो ऋग्वेद है, जो जिस समय ऋग्वेद कहा जाता है इसी समय ऋग्वेद लिखा गया था। लिखा क्या गया था? ऋग्वेद बेसिकली एक श्रुति है, आगे चल के हम देखेंगे श्रुति का क्या मतलब होता है। ऋग्वेद उसी में आता है, ऋग्वेद ही नहीं चारों वेद ही उसी में आते हैं श्रुति में, उसे हम आगे देखेंगे। लेकिन यहां पर अगर बात करें इंद्र देवता की, तो इंद्र जो है
इसका नाम एक पुरंदर भी था, और इस पर लगभग 250 श्लोक जो है ऋग्वेद में वर्णित है। ऋग्वेद में कितने 250 श्लोक इसमें है, ये याद रखिएगा। जो अग्नि देवता है ना, अग्नि के लिए 200 श्लोक, कितने श्लोक वर्णित हैं, तो अग्नि के लिए 200 श्लोक वर्णित हैं, ये आपको याद रखना है। अभी अभी मैंने बताया, अगर मैं चाहूं तो अब मैं लिख देता हूं यहां पर कि मनुष्य व देवताओं के मध्य मध्यस्थता का कार्य, मध्यस्थता के लिए जो है इन्हें पूजा जाता था, ये याद रखिएगा। ठीक, अच्छा कितने हुए, ये हो गए आपके 250 इंद्र या पुरंदर के लिए, 200 आपके अग्नि के लिए। ठीक है, इनमें एक देवता थे वरुण। कौन थे, ये वो हैं जो आपके क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं। देवता बहुत हैं, पर मैं सिर्फ उन्हें लिखा रहा हूं जो आपके एग्जाम में जिनसे क्वेश्चन पूछ लेता है। अगर मैं वरुण की बात करूं तो याद रखिएगा, जो वरुण है ये देवताओं को नियंत्रित करने वाले थे। जो अन्य देवता थे उनको नियंत्रण में कौन रखता था, तो ये थे वरुण, देवताओं को नियंत्रित करने वाले। देवताओं को नियंत्रित करने वाले ये थे, ये याद रखिएगा। इनकी तुलना या कहें ये किसके समान थे, इनकी समानता, जैसे ऋग्वेद है, ऋग्वेद की समानता, जो ऋग्वेद है इसकी समानता आपको ईरानी जो देवता है ना, ईरानी देवता है या ईरानी एक ग्रंथ है जिंद अवेस्ता, जिंद अवेस्ता, इसमें और ऋग्वेद में, इसमें और ऋग्वेद में समानताएं देखने को मिलती हैं। इसमें और ऋग्वेद में क्या है, इसमें और ऋग्वेद में समानता देखने को मिलती है। इसी तरह से एक देवता हुए हैं समानता, जो अहुर मजदा, सॉरी जो जिन अवेस्ता में वर्णित है, जिनका नाम है अहुर मजदा। क्या है, अहुर मजदा, अहुर मजदा। जो काम जिन अवेस्ता में अहुर मजदा कर रहे हैं, वही काम ऋग्वेद में वरुण कर रहे हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। क्यों, और याद रखिएगा वरुण की समानता किससे, अहुर मजदा से। ऋग्वेद और जिन अवेस्ता जो कि ईरानी ग्रंथ है, इनके बीच में क्या है, इनके बीच में समानता देखने को मिलती है, ये याद रखिएगा। यह था आपका ऋग्वेदिक काल। क्या था, यह था आपका ऋग्वेदिक काल। अभी हम ऋग्वेद के बारे में जाना नहीं है, अभी हम उसके काल के बारे में जानना है। अभी हम उत्तर वैदिक काल के बारे में जानेंगे, इसके बाद हम वेदों के बारे में जानेंगे, जो आपके लिए जरूरी होगा। ठीक है, अब जो अगला है आपका, ये क्या है, अगला है आपका उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल। ठीक, अच्छा, उत्तर वैदिक काल की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले कुछ फैक्ट है जो देख लें। देखो, मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था जो ऋग्वेदिक काल है उस समय लोहे का जो प्रयोग है वो नहीं हो रहा था। क्यों, क्योंकि उस समय तक लोहे की खोज हुई नहीं। पर जैसे जैसे ऋग्वेद खत्म हो रहा था, ऋग्वेदिक काल खत्म हो रहा था, उसका अंत समय या लास्ट जो समय आ रहा था, तो उस लास्ट समय में, या मैं ये कहूं उत्तर वैदिक काल के प्रारंभ में लोहे की खोज हुई। ठीक, तो याद रखिएगा लोहे का प्रयोग शुरू हुआ है इस समय। ठीक है, लोहे का प्रयोग प्रारंभ। अब लोहे के प्रयोग प्रारंभ होने से एक अच्छी बात क्या हुई, इससे एक अच्छी बात यह हुई कि एक तो यह मजबूत धातु है, चाहे वो तांबा हो या कोई अन्य धातु हो, उसके मुकाबले तो ये बहुत मजबूत है ना। तांबा से खुदाई करने में, या मान लो उसका हल भी बनाते हैं, मान लो कि उसका हल बनाकर भी जोतना शुरू करते हैं, तो उससे कुछ होगा नहीं, मतलब उतनी गहराई तक वो जमीन को खोद नहीं सकता जितना लोहा खोद सकता है। और लोहे का प्रयोग जब हुआ, उससे हुआ ये कि जो कृषि है वो उसमें उन्नति आनी शुरू हुई है, कृषि जो है वो थोड़ी सी उन्नत होनी शुरू हुई। साथ में बड़े बड़े पेड़ वगैरह को काटने में, वनों को साफ करने में, अधिक से अधिक भूमि को उपजाऊ करने के लिए, अधिक से अधिक भूमि खाली करने में लोहे ने बड़ा योगदान दिया है, ये याद रखिएगा। जो लोहा शब्द है ना, जो लोहा शब्द है, इसे ऋग्वेद में क्या बोलते हैं, ऋग्वेद में इसे कहा जाता है आपका कृष्ण अयस या श्याम अयस। इसे क्या शब्द दिया गया, इसे शब्द दिया गया कृष्ण अयस या श्याम अयस। कृष्ण और श्याम इन दोनों का ही अर्थ होता है काला। ठीक है, कृष्ण अयस या श्याम अयस ये कहा गया है किसे, लोहे को। ठीक, ये याद रखिएगा। लोहे के प्रयोग से क्या हुआ, जो मैंने अभी बताया,
लोहे का प्रयोग, लोहे का प्रयोग एक काम में और हुआ। जैसे 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 हम आगे पढ़ेंगे तो महाजनपद काल में देखेंगे कि जो मगध है वो 16 महाजनपदों में था और कैसे उसने बाकी के 15 महाजनपदों को समाप्त करके उस 15 महाजनपदों को अपने में शामिल कर लिया। उसका एक कारण यह था कि बिहार में लोहा, उसका खदानें और उनका प्रयोग किसमें, युद्ध के उपकरण बनाने में, तलवारें बनाने में, ढाल बनाने में, भाले बनाने में, इनमें किया गया था। ठीक है, लोहे का प्रयोग। अब उत्तर वैदिक काल पे वापस आओ। जो लोहे का प्रयोग है उत्तर वैदिक काल में किस लिए हुआ है, इसका प्रयोग हुआ है कृषि के उपकरण बनाने में। जैसे फावड़ा है, जैसे हल है, जैसे आपकी खुरपी है, जैसे दराती है, इन सब का यूज किया गया, इन सबको बनाया गया लोहे का प्रयोग करके। साथ में सैन्य हथियार, सैन्य हथियार की क्या आवश्यकता पड़ी, तो देखो जैसे जैसे कृषि बढ़ेगी, है ना, वैसे वैसे उपज बढ़ेगी, उपज बढ़ेगी तो उसकी रक्षा के लिए लोगों की आवश्यकता होगी। और जब लोग उसकी रक्षा कर कैसे पाएंगे, जब उनके पास एक बेहतरीन हथियार होंगे। तो इसीलिए जो आपके सैन्य हथियार हैं इनका भी प्रयोग शुरू हुआ लोहे के द्वारा। ठीक, लोहे के उपयोग करके इन्हें भी बनाया गया, ये याद रखिएगा। इसी समय में चित्रित धूसर मृदमांड, चित्रित धूसर मृदमांडों का प्रयोग इसी समय हुआ, ये याद रखिएगा। ठीक है, और इस पर क्या है, इस पर सरल और ज्यामितीय रेखाओं की आकृति बनाई हुई है। ठीक है, इन पर सरल व ज्यामितीय प्रकार की आकृतियां बनाई गई, ये याद रखिएगा। ठीक है, सरल और ज्यामितीय प्रकार की आकृतियां क्या गई, सरल और ज्यामितीय प्रकार की आकृतियां बनाई गई, ये याद रखना। जैसे मान लो ये मन का है, ठीक है, अब इस पे कहीं ऐसे सीधी सीधी है, ठीक है, कहीं पर ये ज्यामिति टाइप की इस तरह की, ठीक, इस तरह की, ये क्या, ये ज्यामिति प्रकार की आकृतियां भी जो है इन पर बनाई जाने लगी, इसी समय में बनाई गई हैं, ये याद रखना। ठीक, ये 2-3 चीजें थी जो आपको याद रखनी थी। अब बात करते हैं कि उत्तर वैदिक जो काल है उसमें जो मेन मुद्दे की बात है वो ये है अर्थव्यवस्था। सबसे पहले देखो, मेरा भी मानना है और इतिहासकार भी कहते हैं, अधिकतर लोग इस बात को कहते हैं कि कोई भी समाज जो है वो चलता है अर्थव्यवस्था से। जैसी जैसी अर्थव्यवस्था होगी उसी तरह की चीजों का डेवलपमेंट भी होगा, उसी तरह के जो बदलाव है वो समाज में आने प्रारंभ हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जिसकी हम बात करते हैं, सबसे पहले जो हमारा है वो है हमारा अर्थव्यवस्था। क्या है, ये हो जाएगा आपका अर्थव्यवस्था, ये याद रखना। ठीक है, देखो अर्थव्यवस्था को अब ध्यान से समझते हैं, अर्थव्यवस्था में एक्चुअल हुआ क्या है। सबसे पहले जो अर्थव्यवस्था है इसमें हुआ है कृषि का विकास। लोहे की वजह से क्या हुआ, लोहे की वजह से हुआ कृषि का विकास। ठीक है, कृषि विकास से हुआ क्या, कृषि विकास से जो पशु बलि थी, जैसे पहले बैल की भी दे देते होंगे पशु बलि, यहां तो हुए बैल की खत्म हो गई। क्यों, पशुओं का सम्मान किया जाने लगा, है ना, पशुओं को क्या मिला, पशुओं को सम्मान मिलना प्रारंभ हो गया। क्यों, क्योंकि हल जोतेगा कौन, पशु ही लगाए जाएंगे उसमें जोत में, तभी तो चलेगा। तो जो पशु हैं उनको क्या मिलने लगा, कुछ को, सभी को नहीं, कुछ को। जैसे पहले बैल की मान लो बलि देते थे, अब बैल की तो दे नहीं सकते क्योंकि आवश्यकता है खेत जोतने के लिए, तो चलो बकरे की दे देते। पशु बलि समाप्त नहीं हुई, पर जो जानवर हैं वो चेंज हो गए होंगे। ठीक है, कंफर्म नहीं हो गए होंगे, ध्यान रखना। ठीक है, लेकिन पशुओं को सम्मान मिलने लगा, ये याद रखना। ठीक है, इस समय पे आते आते गौवध निषेध कर दिया गया, गौवध निषेध। उससे पहले जो गाय वगैरह हैं उन्हें मारा जाता था, मार देते थे, है ना, लेकिन उसमें ऋग्वेद में कहा भी गया कि जघन्या बोला गया। ठीक है, समझ में, जघन्या बोला गया मतलब गाय को ना मारने का कारण यही है, पशुओं को सम्मान मिलने लगा, गौवध को जो है यहां तक आते आते निषेध कर दिया गया। अगर कोई गौवध करता था, है ना, गौवध करने वाले को मृत्यु दंड दिया जाता था। जो गौवध है इसे करने वाले को क्या दिया जाता था, मृत्यु दंड दिया जाता था। लेकिन इस बात का उल्लेख किसमें, ऋग्वेद में है कि मृत्यु दंड दे दो, या किसी और वेद में? इस बात का उल्लेख है अथर्ववेद में। किसमें, इस बात का जो उल्लेख है ये अथर्ववेद में है कि गौवध करने वाले को मृत्यु दंड दिया जाएगा। ठीक, अच्छा, इसके अलावा जैसे जैसे कृषि का विकास हुआ उस हिसाब से जो अन्न थे, है ना, जो फसलें थी वो भी बढ़ी।
है ना, धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट किए, धीरे धीरे चीजें ये भी बढ़नी शुरू हुई। तो अन्न में कौन कौन सी फसलें होती थी, तो जैसे जौ, जिसे बोलते थे यब, ठीक है। इसके अलावा मूंग, ठीक, इसके अलावा उड़द, कौन सी, ये फसलें हैं जो हुआ करती थी। तिल, गेहूं भी हुआ करता था, और धान, गेहूं और धान, ठीक है। इनका उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में, या वेदों में इनका मिलता है, वेदों में इन फसलों का क्या मिलता है, उल्लेख। इतनी फसलें तो वो किया करते थे, ये याद रखना, ठीक। अच्छा, एक बात और, देखो सोच के देखो, कृषि होगी, बढ़ेगी, फिर जगह बढ़ेगी, है ना, रक्षा होगी, रक्षा करने के लिए संसाधन चाहिए, संसाधन के लिए चाहिए पैसा, और पैसा आएगा कहां से, कर लगा के, किससे, जो कमा रहा होगा उससे कर लिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि नियमित कर है या तुमको देना ही देना है ना। ये एक तरह से राजा को दिया जाने वाला कर था जो अनियमित करता, जिसे बलि बोलते थे, है ना, स्वेच्छा से दिया जाता था। क्या था, इससे पहले एक चीज और, कर राजा को तो मिलेगा, पर राजा कहां से आया इसमें, पहले मुद्दे की बात यह है ना, कृषि हो गई, विकास हो गया, राजा कहां से आया। देखो, जब उसकी रक्षा करनी होगी तो उसके लिए सैनिकों की आवश्यकता पड़ेगी, और सैनिकों की आवश्यकता पड़ेगी तो सैनिकों के लिए जो है एक ऐसे व्यक्ति है, एक लीडर की जरूरत पड़ेगी जो उत्तर वैदिक काल में आते थे। ये पहले भी था, पहले गायों को बचाते थे ऋग्वैदिक काल में, है ना, तो उसके लिए भी। लेकिन उस समय जैसे कोई हमला हुआ, उसी में से कोई एक इमर्ज होकर आ जाता था नेता कि चलो मेरे नेतृत्व में काम करो। यहां पर धीरे धीरे नेतृत्व करते करते ना एक राजा बनना प्रारंभ हो गया, ठीक है। तो याद रखिएगा, और वो क्या करता था, वो करता था कृषि की आय से निश्चित भाग लेता था। किसे प्राप्त होता था, राजा को। और इसका ये प्रयोग क्या करता था, इसका उपयोग करता था एक तरह से सुरक्षा व्यवस्था को देखने में और बाकी को चलाने में, ठीक है। एक अनियमित कर भी था इसी समय जो चलता था, अनियमित कर, जिसे क्या कहते थे, जिसे कहा जाता था बलि। क्या बोलते थे, जिसे बोलते थे बलि। इसी के समय में व्यापार का विकास हुआ। देखो, जाहिर सी बात है, अगर कृषि का विकास होगा तो फसल ज्यादा भी उगेगी, तो जितना आपको चाहिए उतनी रख लो, बाकी की बेचो। बेचने के लिए बाजार होगा तो व्यापार होगा। जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ गेहूं, किसी को गेहूं ही चाहिए, हो सकता है किसी को बैल चाहिए, तो भाई साहब बैल ले लो, बदले में इतना अनाज ले लो। बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय सिस्टम है कि नहीं, याद रखना। ये क्या है, ये है व्यापार का विकास हुआ। इससे जो है व्यापारियों के संगठन बने, और जो व्यापारियों के संगठन बने, इन्हें क्या कहा जाता था, तो याद रखिएगा, इसे कहा जाता था श्रेणी। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है ना। और इन श्रेणियों का जो प्रमुख होता था, इसे क्या बोलते थे, जो श्रेणी का प्रमुख होता था, इसे बोलते थे श्रेष्ठिन। क्या बोलते थे, श्रेष्ठिन। ये पूरी लाइन इंपॉर्टेंट है ना। व्यापार का विकास हुआ। जब व्यापार का विकास हुआ तो जाहिर सी बात है, वहां पर व्यापारियों के संगठन भी बने होंगे। जब व्यापारियों के संगठन बने तो उस संगठन को श्रेणी शब्द दिया गया, और जो श्रेणी यानी व्यापारियों के संगठन का जो मुखिया होता था, जो प्रमुख होता था, उसे श्रेष्ठिन कहा जाता था। यह याद रखना, ठीक है। इसी समय में निष्क या निशाका, यह क्या था, यह गले में पहना जाने वाला आभूषण था। गले में पहना जाने वाला यह आभूषण था, यह याद रखिएगा, ठीक है। देखो, जाहिर सी बात है, यहां पर मेन मुद्दा है हमारा जो हम पढ़ रहे हैं, ये सब और पास घूम रहा है कृषि की अर्थव्यवस्था जो घूम रही है, वो घूम रही है किस पर, कृषि पर। जब कृषि पर घूम रही है तो कृषि की भूमि होंगी और उनके अलग अलग प्रकार होंगे, ठीक है। तो देखो, भूमि के प्रकार कितने थे यहां पर, क्या है, भूमि के प्रकार। इनमें से एक क्या है, इनमें से एक है उर्वरा। क्या है, इनमें से एक है उर्वरा, जिसे बोलते हैं उपजाऊ भूमि, ठीक है। इसके अलावा एक है आपका मरु, है ना, और ये क्या है, ये है अनुपजाऊ, मतलब जिस पे कुछ नहीं होता।
क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं अनुपजाऊ भूमि। भाई एक आपका आता है नदी मात्र का, क्या एक प्रकार की भूमि है नदी मात्र का। किस प्रकार की भूमि थी ये, तो जो नदी मात्र का भूमि थी ये वो थी जिसे नदी से सिंचित किया जाता है, नदी के और पास है, अब उसे सिंचाई करनी तो वहीं से नदी को हल्का सा पानी निकाला और इसमें छोड़ दिया, ठीक है। ये क्या है, ये नदी द्वारा सिंचित भूमि। नदी द्वारा सिंचित भूमि। और एक है देव मात्र का, कौन सी, एक है देव मात्र का, भूमि का प्रकार है ये, कौन सा, देव मात्र का। ये क्या है, ये देव मतलब भगवान यानी कि प्रकृति है ना, प्रकृति यानी कि ऐसी भूमि जिसकी सिंचाई प्रकृति द्वारा कर सके। प्रकृति कैसे कर सकती है, वर्षा द्वारा, है ना, तो यह वर्षा द्वारा सिंचित भूमि। वर्षा द्वारा क्या है, वर्षा द्वारा सिंचित भूमि, ये याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा ये क्या हो गया, ये हो गया आपका अर्थव्यवस्था, क्या हुई, ये हो गई आपकी अर्थव्यवस्था। अब अगला जो हम करेंगे ये क्या है, ये है आपकी राजनीतिक व्यवस्था। देखो जाहिर सी बात है जब अर्थव्यवस्था बढ़ेगी तो, जब बढ़ेगी तो जो जगह होगी या जो भी साम्राज्य होगा वो भी बढ़ेगा। साम्राज्य का मतलब ये है जैसे ये जगह है, ठीक है, यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है ये उन्नत हो रही है। अर्थव्यवस्था उन्नत हो रही तो अलग अलग चैलेंजेस भी आते हैं, ठीक है, चोरी डकैती आक्रमण इस तरह की चीजें जो हैं। क्योंकि मान लो सोच के देखो, इस व्यक्ति के पास ढेर सारा पैसा है, इसके पास नहीं है, ये इस पर हमला कर देगा, डकैती कर लेगा। मान लो इस पूरा एक राज्य है जिसमें बहुत पैसा है, वहीं एक बराबर में एक राज्य है निठल्ला सा, ठीक है। अब इनके पास हो सकता है संसाधनों की कमी हो पर उतना पैसा नहीं है जितना इनके पास है, वैभव है ना। ये गए इस पर आक्रमण किया, कुछ लूट के ले आए, काम चल गया इनका, लूटमार चल रही है ना। ये सब कब होता है, जैसे जैसे इकोनॉमी स्ट्रांग होती है किसी जगह की, जैसे जैसे कोई पैसा बढ़ता है वैसे जैसे अलग अलग चैलेंजेस आते हैं। और इन चैलेंजेस के लिए, इसके वजह से ही जो है हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे राजनीतिक व्यवस्था। मतलब राजनीतिक व्यवस्था क्या ऐसी थी उस समय, समझ रहे हो। चलो देखो, जैसा कि मैंने अभी अभी बताया, हुआ क्या, सबसे पहले तो राज्यों का प्रारंभ होना शुरू हो गया। जैसे ये भूमि उपजाऊ है, यहां पर लोग भूमि कर फसल उपजा रहे हैं, उनको उसको बेच के पैसा आ रहा है, ये चीज समृद्ध हो रही है ना, समृद्ध हो रही। भाई एक ये है जो पिछड़ा हुआ इलाका है, तो इसका एक राजा होगा जो इससे बेहतर, मतलब ये जो एक जगह है जो समृद्ध हो रही है, तो यहां पर भी क्या होगा, एक राजा होगा, एक वो जो व्यक्ति जो लीड कर रहा होगा वो क्या हो जाएगा, राजा। और इसका जो प्रजा है वो इतनी हो जाएगी, या इसका जो क्षेत्र है वो इतना है। वहीं कुछ दूरी पर एक ये है, इसी तरह से कुछ दूरी पर यहाँ के कुछ लोग इकट्ठे हो गए, उन्होंने कह दिया कि इतनी जमीन हमारी, ठीक है। वैसे ही कुछ लोग यहाँ कबीले के, मान लो कबीले के इकट्ठे हो गए और उन्होंने कहा कि ये वाली जगह हमारी, तो एक राज्य ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। ये क्या हुआ, ये हुआ है राज्यों की स्थापना प्रारंभ। क्या हो गई, ये हुई राज्यों की स्थापना। तो याद रखिएगा इस समय आते आते राज्यों की स्थापना प्रारंभ हो गई, ठीक है, ये याद रखिएगा। आप जैसे जैसे कृषि की आय बढ़ी उससे क्या हुआ, उससे जाहिर सी बात है ना, मान लो पहले ये राज्य है, इतनी भूमि है इसके पास जिसमें कृषि कर रहा है, पैसा आ रहा है, इन्होंने सोचा यार क्यों ना इतनी और बढ़ा ली जाए, है ना। तो क्या हुआ, क्षेत्र का विस्तार हुआ। क्या हुआ, क्षेत्र का विस्तार। किसके कारण, कृषिगत आय, कृषि से जो आय आ रही है, कृषिगत आय के कारण क्षेत्रीय विस्तार। कृषिगत आय के कारण क्या हुआ, कृषिगत आय के कारण जो है क्षेत्रीय विस्तार हुआ। और यह किसका उद्देश्य था, यह राजा का उद्देश्य था, क्योंकि राजा को भी तो उससे कुछ ना कुछ पैसा मिल ही रहा है कृषि से, साथ में एक अनियमित कर भी मिल रहा है ना। तो ये क्या, ज्यादा से ज्यादा जमीन होगी तो ज्यादा से ज्यादा पैसा आएगा, ऐसा ही मान लो। मैं देखो 100% ऐसा मैं ऐसा नहीं कह रहा, मैं बस तुम्हारे समझाने के पर्पज से तुम्हें ऐसा बता रहा हूं। कृषिगत आय के कारण क्षेत्रीय विस्तार हुआ और यही राजा का उद्देश्य था कि अगर इतनी भूमि मेरी है तो अब इतनी होनी चाहिए, और अगर इतनी है तो इतनी होनी चाहिए, ठीक। ये समझ में, ज्यादा से ज्यादा भूमि जो है राजा के अंडर होनी चाहिए, ये था राजा का उद्देश्य, ठीक है। अच्छा, राजा की शक्ति में क्या हुआ, राजा की शक्ति में वृद्धि हुई। जो सुरक्षा करेगा उसकी शक्ति में तो वृद्धि होगी,
जो लड़ना जानता है उसकी जो शक्ति है उसमें वृद्धि होगी। तो राजा की शक्ति में वृद्धि हुई। राजा की शक्ति में वृद्धि होने के कारण जो ब्राह्मण है, जो ब्राह्मण वर्ग था, इसने क्या किया, ब्राह्मण वर्ग ने राजा की सहायता करने के लिए अनुष्ठान वगैरह करने शुरू कर दिए। जैसे राजा युद्ध पर जा रहा है, उससे पहले उन्होंने यज्ञ अनुष्ठान किया कि इससे आपकी विजय निश्चित हो जाएगी। तो राजा कहता चलो ठीक है, ये लो कुछ और कर दो, है ना। तो ब्राह्मण वर्ग ने राजा की सहायता के लिए अनुष्ठान व यज्ञ प्रारंभ कर दिए। मतलब यह है कि अनुष्ठान और यज्ञ करेंगे तो ईश्वर प्रसन्न होगा और फिर जो हमारी सेना है वो जीत जाएगी। ठीक है ये। अच्छा, अगर हम यहां पर बात करें अनुष्ठान और यज्ञ की, तो ये कितने प्रकार के थे? बहुत प्रकार के, लेकिन जो हमें जानने, जो हमारे एग्जाम में आते हैं, वो है 3 प्रकार। पहला कौन सा प्रकार है? पहला है बाज से यज्ञ। क्या है? ये है बाज से यज्ञ। इसमें क्या होता था? इसमें राजा रत्निन के यहां जाता था। राजा होता था वो राजा रत्निन। रत्निन मतलब होते थे उच्च पदाधिकारी। राजा रत्निन के घर जाता था। रत्निन के घर जाता था, साथ में उन्हें उपहार वगैरह भी देता था। ठीक है, तो घर जाता था तथा उन्हें रत्न बलि मतलब बेसिकली उपहार वगैरह, कुछ पैसे जो भी है, रत्न बलि प्रदान करता था, ताकि इनका जो भरोसा है, ये जो विश्वास है, वो राजा पर बना रहे। यानी कि एक बेसिकली कहें तो पाला ना बदले। ठीक है। और जब ये यज्ञ होता था तब क्या होता था? यज्ञ के समय सुरापान होता था, देवताओं का पान, यानी कि मदिरा, यानी सोमरस, सुरापान किया जाता था। सुरापान किया जाता था। एक यज्ञ हुआ। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक और यज्ञ था जिसे बोलते थे आपका राजसूय यज्ञ। इसमें क्या होता था? इसमें राजा रथों की दौड़ में भाग लेता था और उसे उसमें जीतना होता था। ठीक है। इसमें क्या होता था? इसमें जो राजा है, ये रथों की राजा रथों की दौड़ में विजेता होता था। मतलब उसमें दौड़ता था, भाग लेता था और जीतता था। यह था राजसूय यज्ञ। तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो कौन सा है? वो है आपका अश्वमेध। ये क्या है? अश्वमेध यज्ञ में 1 साल के लिए एक घोड़ा छोड़ दिया जाता है। जैसे मान लो ये पूरी पृथ्वी है, मान लो ये एक क्षेत्र है, इसने एक घोड़ा छोड़ दिया। ठीक है, इस क्षेत्र से छोड़ दिया। अब ये घोड़ा पूरे 1 साल में यहां से लेके यहां तक यूं घूमता हुआ आ गया। अब यहां पर ये छोटे छोटे से राज्य भी हैं। ठीक है, मान लो जब ये राजा यहां से गया, ये इसे पता है कि ये जिसने अश्वमेध यज्ञ किया वो एक शक्तिशाली ताकत है। तो अगर घोड़ा यहां से गया, इसने घोड़े को नहीं रोका और घोड़ा आगे बढ़ गया, तो ये वाला जो राज्य है इसने इसकी क्या कर ली? अधीनता स्वीकार कर ली। इसी तरह से घोड़ा अगर यहां से आगे बढ़ गया तो इसने भी अधीनता स्वीकार कर ली। इसी तरह से जिन जिन राज्यों से ये घोड़ा बढ़ता चला जाएगा, इसे जो है उसकी जो अधीनता है उन राज्यों को स्वीकार करनी पड़ेगी। घोड़ा जा रहा था, पता चला इस वाले राज्य ने घोड़ा रोक लिया, है ना, नहीं बढ़ने दिया, मतलब वो अधीनता स्वीकार नहीं कर रहा। अधीनता स्वीकार नहीं कर रहा, इसका मतलब यह है कि इसे अब इससे क्या करना पड़ेगा? युद्ध करना पड़ेगा और इसे हराना पड़ेगा और इसे अपने अधीन करना पड़ेगा। यह होता था अश्वमेध यज्ञ। बाद में जो घोड़ा छोड़ा जाता था, वो 1 साल जब भ्रमण करके आ जाता था, उसी घोड़े की इस अश्वमेध यज्ञ में बलि दी जाती थी। ठीक, तो ये याद रखना। ये क्या है? एक अश्व को 1 वर्ष के लिए, एक अश्व को 1 वर्ष के लिए भ्रमण करने दिया जाता था।
1 वर्ष के लिए वो जहां घूमना चाहे घूम सकता है ना, उस पर कोई रोक टोक नहीं है। किस पर? घोड़े पर, कि कहां जा रहा है, क्यों जा रहा है, ऐसी कोई रोक टोक उसके लिए थी नहीं, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, ये क्या हो गया, ये तो हो गया आपका यज्ञ, और ये हो गई आपकी राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी। अब देखते हैं सामाजिक व्यवस्था कैसी थी। क्या है अब जो हम देखते हैं वो देखते हैं हम सामाजिक व्यवस्था। समाज में क्या थी, देखो ऋग्वेद जो था उस समय सबसे पहली बात समाज में आती है विभाजन। समाज में विभाजन है या नहीं। जैसे ऋग्वेदिक काल जो था वहां पर जो जो कर्म करता था उसके आधार पर उसका वर्ण निर्धारित होता था। अगर कोई चमड़ा उतार रहा है तो वो उसे मतलब वो उस वर्ण का हो गया, कोई कविताएं कर रहा है उस वर्ण का हो गया, कोई मजदूरी कर रहा है, ठीक है, कपड़े धो रहा है या बाल काट रहा है, या कोई लड़ने की इच्छुक है, कोई पढ़ने का इच्छुक है, कोई व्यापार करने का इच्छुक है, तो जो भी जो करने का इच्छुक है वो उसका क्या हो जाता था, वो उसका वर्ण हो जाता था ऋग्वेदिक तक। लेकिन उत्तर वैदिक काल तक आते आते ये जन्म पर आधारित हो गई। किस पर हो गई? जन्म पर। यानी कि यहां से अगर देखा जाए तो वर्ण व्यवस्था प्रारंभ हो गई। मतलब अगर किसी का पिता जो है वो सेना में था तो उसका बेटा भी उसी वर्ण का माना जाएगा। बेशक हो सकता है उससे पहले वो किसी का भी रहा हो, लेकिन जब से ये वर्ण व्यवस्था प्रारंभ हुई तब से जो पिता का व्यवसाय है वही व्यवसाय पुत्र कर सकता था, इसके अलावा अन्य व्यवसाय करने की उसे आजादी नहीं थी। यह थी सामाजिक व्यवस्था उत्तर वैदिक काल की, ठीक है। इसके लिए 4 वर्ग बने, जिनमें से एक हुआ क्षत्रिय वर्ग। कौन सा? क्षत्रिय वर्ग। यह क्या करता था? यह स्थायी सेनाओं का गठन करता था। क्या करता था? स्थायी सेनाओं का गठन करता था और विकास और कृषि के विकास, जो कृषि है उसमें विकास हो सके उसके लिए ये क्या करता था? जो क्षत्रिय वर्ग था ये स्थायी सेना का गठन करता था, और जैसे जैसे कृषि का विकास हुआ उससे क्षत्रिय जो वर्ग था शक्ति व प्रभाव स्थापित हुआ। देखो मैंने क्या कहा था इससे पहले, मैंने कहा था जब कृषि हो रही है, क्षेत्र हो रहा है, तो इकोनॉमी डेवलप हो रही है, तो उसके साथ चैलेंजेस आएंगे और चैलेंजेस से लड़ने वाले क्या कहलाए? क्षत्रिय कहलाए। और जैसे जैसे कृषि का विकास हुआ उससे एक वर्ग उत्पन्न हुआ जो अपने एरिया की क्या करता था? रक्षा करता था, और उसी से उनकी शक्ति और उनका प्रभाव जो है ये स्थापित हुआ। किसमें? क्षत्रिय वर्ग में। इसके अलावा फिर अगला है आपका ब्राह्मण वर्ग, ठीक है। ये क्या है? ये राजा द्वारा संरक्षित था, राजा इसे संरक्षण देता था। क्यों? क्योंकि राजा जब युद्ध पर जाता था तो ये उसके लिए अनुष्ठान वगैरह करते थे, ठीक है। राजा को कोई अनुष्ठान कराना तो उसके लिए यही थे, ठीक है। इनकी आजीविका का मुख्य साधन क्या था? जो ब्राह्मण था इनकी आजीविका आजीविका का जो मुख्य साधन था ये क्या था? ये था शिक्षा प्रदान करना। शिक्षा प्रदान करते थे, बदले में अपना आजीवन करते थे। भिक्षा थी और साथ में शिक्षा थी, ठीक। भिक्षा और शिक्षा, जैसे आपने कई जगह देखा होगा जो शिक्षा, जो ब्राह्मण शिक्षा देते थे बदले में वो गुरु दक्षिणा लेते थे, वो उपाध्याय कहलाते थे। कौन कहलाते थे? वो कहलाते थे उपाध्याय, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक हुआ वैश्य। ये क्या करते थे? इनके प्राथमिक कार्य थे जैसे कृषि और व्यवसाय। इनके प्राथमिक कार्य क्या हुए? इनके प्राथमिक कार्य हुए जैसे कृषि, और व्यापार। व्यापार करते थे, कृषि करते थे, ये पशुपालन करते थे, ये तो ये याद रखना। इसके अलावा हुआ शूद्र। इनका एक ही काम था, उपर्युक्त तीनों, तीनों की सेवा।
क्या होता था, उपर्युक्त तीनों की सेवा करना जो है इसका कार्य होता था, ये याद रखिएगा। ठीक, ये क्या हो गई, ये हो गई आपकी सामाजिक स्थिति। अब इस समाज में महिलाओं की स्थिति क्या थी, इस समाज में महिलाओं की स्थिति यह क्या थी। देखो, उत्तर वैदिक काल में भी कुछ महिलाएं देखने को मिली हैं जो विद्वान थी, मतलब महिलाओं को पढ़ने पर कोई पाबंदी नहीं थी, एटलीस्ट इस समय तक तो नहीं थी, है ना। क्यों, क्योंकि यहां पर उल्लेख मिलता है गार्गी का, मैत्री का और वाचक नामी, किसका, और वाचक नामी जैसी विदुषी महिलाएं, मतलब विद्वान महिलाएं, विदुषी महिलाओं का उल्लेख जो है यहां पर मिलता है। महिलाओं की उपस्थिति लिख दे रहा हूं, महिलाओं की उपस्थिति यहां देखने को मिलती है। ठीक है, अच्छा याद रखिएगा, सतपथ ब्राह्मण, जो सतपथ ब्राह्मण है इसमें जो पत्नी थी को अर्धांगिनी कहा गया है, मतलब अर्धांगिनी कह के सम्मान दिया गया है। ठीक है, अच्छा इसके बाद याद रखिएगा, जो इनमें गार्गी हैं, गार्गी ने याज्ञवल्क्य को वाद विवाद में पराजित किया था। इसी विवाद में ये कहा था कि यहां पर अगर देखा जाए तो जब ये बहस हो रही थी तब इसी में कहा था याज्ञवल्क्य ने कि चुप हो जाओ वरना तुम्हारे सिर के 1000 टुकड़े कर दिए जाएंगे। मतलब इससे यह मालूम पड़ता है कि महिलाओं को स्वतंत्रता तो थी, लेकिन महिलाओं को स्वतंत्रता तो थी लेकिन उतनी नहीं थी जितनी पहले थी। मतलब यहां पर आप अगर इस लाइन को देखें तो इसमें यह है कि कम से कम उससे ही कहा जाए कि चुप हो जाओ, मतलब दबाने की कोशिश जो है यहां से प्रारंभ हो गई थी। इनके बाद विवाद जो है यह किस में देखने को मिलता है, यह देखने को मिलता है इनके द्वारा लिखा गया, याज्ञवल्क्य के द्वारा बृहदारण्यक कोपनिषद, एक उपनिषद लिखा गया कोपनिषद। इसमें इस वाद विवाद का उल्लेख देखने को मिलता है कि इन दोनों के बाद किसी मुद्दे को लेकर एक दूसरे से बहस हुई। बहस मतलब होता है डिबेट, ऐसा नहीं लड़ाई हुई, डिबेट हुई। जैसे एक मुद्दा है, इस पर ये इन्होंने कुछ तर्क रखे, उन्होंने कुछ तर्क रखे, वो वाली चीज। ठीक, अच्छा इसी समय देखा जाए तो सभा और समिति, महिलाओं का प्रवेश निषेध हो गया, में महिलाओं का प्रवेश निषेध, निषेध मतलब वर्जित। इससे पहले ऋग्वैदिक काल में देखा था महिलाएं हर जगह भाग ले रही थी, पर यहां पर भाग लेना इनका निषेध कर दिया। इन्हें उपनयन का संस्कार तक संस्कार का अधिकार भी छीन लिया, उपनयन संस्कार का अधिकार। उपनयन संसार का अधिकार जो है ये इनसे छीन लिया गया। मैं लिख दूं नहीं, अधिकार नहीं। अब यहां बात यह है कि उपनयन मतलब क्या, पढ़ तो मैंने भी बोल दिया, तुमने भी लिख ही लिया होगा, पर जो उपनयन है इसका अर्थ क्या, इसका अर्थ है जनेऊ धारण करना, बस शिक्षा ग्रहण करना। मतलब यह स्थिति थी उत्तर वैदिक काल के प्रारंभिक हिस्से में। जैसे जैसे उत्तर वैदिक काल आगे बढ़ा है और वहां आते आते ये वाली स्थिति आ गई है जहां जनेऊ धारण करने और शिक्षा की आवश्यकता जो है, मतलब ये अधिकारी इनसे छीन लिया गया। ठीक है, यहां पर बहुविवाह प्रचलित था, मतलब एक व्यक्ति कई विवाह कर सकता था, विवाह करने के अलग अलग तरीके भी प्रचलित थे। साथ में दहेज प्रथा भी प्रचलित थी, मतलब हम आपकी लड़की से शादी तो कर लेंगे लेकिन बदले में कुछ चाहिए भी। ठीक है, यह क्या था, यह थी महिलाओं की स्थिति उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, अच्छा अब जो उत्तर वैदिक काल के जो चीज थी मेन जैसे राजनीतिक
अर्थव्यवस्था, धर्म, आपका समाज, आपकी महिलाओं की स्थिति। आज भी याद है मुझे वो दूर गूंजता ट्रेन का हॉर्न जो आज भी मुझे अपनी ओर खींचता है और जिसमें मुझे अपना भविष्य नजर आता है। और सच कहूं तो अब वही मेरा जुनून है, वही मेरी जिद है और वही मेरा सपना। तो आपकी इसी जिद जुनून और आपके सपने को पूरा करने के लिए हमेशा की तरह एक बार फिर आपके साथ खड़ा है आपका अपना एसएससी मेकर परिवार, जिसने सपने देखने वाले लाखों बच्चों के सपनों को अपना सपना माना और पूरी जान झोंककर उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचाया। तो यदि आप में भी है वही जिद और वही जुनून तो हम हैं आपके साथ। रेलवे में एएलपी तथा टेक्नीशियन बनने का सपना देख रहे विद्यार्थियों के लिए एसएससी मेकर लेकर आया है पायलट बैच, जिसे बेहतरीन अनुभवी अध्यापकों की टीम ने मुख्य रूप से रेलवे एएलपी तथा टेक्नीशियन के एग्जाम के लिए तैयार किया है। तो देरी किस बात की, आज ही ज्वाइन करें हमारा पायलट बैच और अपने सिलेक्शन की जिम्मेदारी हमें सौंप दे। पायलट बैच ज्वाइन करने के लिए डाउनलोड करें एसएससी मेकर ऐप और दिए गए नंबर पर कॉल करें।